सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त रॉकरूप्स आपके चैनल योर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के क्वेश्चन है एनसीएफ 2005। एनसीएफ का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले बता दूं कि मैंने वीडियो बना के दिया है एनसीएफ का और प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए, क्योंकि एनसीएफ के क्वेश्चन करने से पहले हमें एनसीएफ के बारे में पता होना चाहिए कि एनसीएफ क्यों बनाई गई, इसके क्या उद्देश्य सिद्धांत हैं। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए, माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। अभी तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं दोस्तों। और शुरुआत करने से पहले बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने क्वेश्चन वही लिए हैं जो अधिकतर आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए दोस्तों शुरुआत से लेकर आखिरी तक ही बने रहिए। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक होती है। ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी प्रशिक्षक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक क्या होना चाहिए भाई? गुड शिक्षक होना चाहिए। और बता दूं, शिक्षक क्या होना चाहिए? बच्चों की समस्या को समझने वाला चाहिए। शिक्षक का जो व्यवहार है वो आदर्शवादी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कि शिक्षक के अंदर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि नेता तो हो नहीं सकता, मूल्यांकन हो नहीं सकता, तो सीधी सी बात है प्रशिक्षक होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका होती है दोस्तों वो है प्रशिक्षक। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, वेल डन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार लघुत्तरी प्रश्नों का प्रतिशत होना चाहिए। मतलब एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग सॉल्ट आंसर का प्रतिशत पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 5 से 10%, ऑप्शन बी 25 से 40%, ऑप्शन सी 70 से 80%, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों? देखिए, वीडियो मेरी जो रहती है 1020 पर मैं रखता हूँ क्वालिटी। बाकी आप लोग जो है, आपको अगर दिक्कत होता है कि वीडियो नहीं दिख रहा है तो आप जो है 3 डॉट पर जाइए, ऊपर देखिए एरो के बगल में होगा, वहाँ पर क्लिक करिए और क्वालिटी आएगा, तो आप उसको 240 320 पर लगा सकते हैं दोस्तों। तो बताऊं दोस्तों, जो एनसीएफ 2005 की संस्कृति के अनुसार जो शॉर्ट आंसर का प्रतिशत है दोस्तों वो है 25 से 40%। मतलब ऑप्शन बी राइट होगा। इसमें एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक फैक्ट है और ये सारी चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। इसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं करा गया, बस क्वेश्चन होता, फैक्ट होता है कि शॉर्ट आंसर का जो प्रतिशत है वो कितना है। तो ऑप्शन बी हमारा है 25 से 40%। आगे चलें, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 3 पर आता हूं दोस्तों। एनसीएफ 2005 का मानना है कि पाठ्य पुस्तकों को एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करना, ऑप्शन बी है प्रमुख वर्ग द्वारा स्वीकार की गई जानकारी को पार करने के लिए, ऑप्शन सी है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, ऑप्शन डी है आगे की जांच के लिए। एनसीएफ 2005 का मानना है कि पुस्तकों को एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, पुस्तकों के माध्यम से अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ जांच के लिए नहीं होता है और ना ही हमें परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। और तीसरी चीज आती है बात प्रमुख वर्ग द्वारा स्वीकार की गई जानकारी को पार करने के लिए। मतलब जो जानकारी है जो हम स्वीकार करें उसको पार करने के, तो ये भी नहीं होता। देखिए, ये चीज समझिए, एक छात्र जो है अपने अधिगमित ज्ञान को अपने बाहरी वातावरण से जोड़ सकता है। और एनसीएफ जो 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तक को समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करने के लिए एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। क्या देखना चाहिए? एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। तो जो ऑप्शन में बात कर रहा हूं दोस्तों, ऑप्शन ए राइट होगा, समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करना। तो ये चीज क्लियर हुई। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आराम से चलूंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, माइंड में सेट कर दूंगा, बस टेंशन नहीं लो। क्वेश्चन बहुत हैं, बस बने रहिए मेरे साथ, आखिरी तक ही मिस मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताऊंगा, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, बस थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। लेकिन आज मैं बता रहा हूं एनसीएफ पूरा मैं माइंड में सेट कर दूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार
और सीखने के चरित्र में है। देखिए जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है ये एनसीएफ ही है। एनसीएफ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और उसी को हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। तो बताइए ऑप्शन ए निष्क्रिय सरल, ऑप्शन बी सक्रिय सामाजिक, ऑप्शन सी है निष्क्रिय सामाजिक, ऑप्शन डी है सक्रिय सरल। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर देखा जाए सीखना मतलब अधिगम क्या है, अधिगम जो है अपने चरित्र में सक्रिय और सामाजिक है। देखिए एनसीएफ 2005 का जो उद्देश्य है वो क्या है, बच्चों का भैया सर्वांगीण विकास तभी होगा जब बच्चा स्कूल शिक्षा पर ही डिपेंड नहीं करेगा, उसको बाहरी शिक्षा से भी जोड़ेगा। और तीसरी चीज क्या कही गई है कि नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन ये सब विकसित करना। और जो है एनसीएफ सतत और व्यापक मूल्यांकन पर क्या करती है, बल देती है। तो ये सारी चीजें उद्देश्य में बताए गए हैं दोस्तों एनसीएफ में 2005 में। तो बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार सक्रिय और सामाजिक सीखने के चरित्र में है। तो ये चीज क्लियर हुई, समझ में आया। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। आप परेशान ना होइए, बिल्कुल सही तरीके से चलूंगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा लेकिन सारी चीजें मैं बताऊंगा, बस बने रहिए। हम बस इसीलिए लाइव टेस्ट लेते हैं क्योंकि बस आपको वो चीज़ समझ में आए, और लाइव टेस्ट मिस मत करिए, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ आपसे। और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करिए दोस्तों। अगर आपको लगता है अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, अच्छे टॉपिक आपके क्लियर कर रहे हैं, तो ये तो आपका फ़र्ज है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनको लेके आइए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा तभी आता है जब आप लोग शेयर करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो मुझे एक मोटिवेट मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में अवधारणाओं को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि आपको चुनना है। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक में दिए गए सवालों के जवाब याद रखना, ऑप्शन बी है प्रमुख विशेषताएं सूचीबद्ध करना, ऑप्शन सी है निर्देशित प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से सीखने के माध्यम से सीखना, और ऑप्शन डी है परिभाषाओं के माध्यम से सीखना। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा और सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा, तो अवधारणाओं को विकसित करने के लिए क्या उपयुक्त विधि है भाई, परिभाषाओं के माध्यम से सीखना, ये तो हो नहीं सकता। पहले समझ लीजिए सामाजिक विज्ञान। देखिए सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो सूचीबद्ध करती है। क्या करती है, सूचीबद्ध करती है। क्योंकि क्या है सामाजिक विज्ञान में, क्या है सामाजिक विज्ञान में इतिहास शामिल है, और हमारी संस्कृति जो है राजनीतिक विज्ञान के बारे में बताता है, और जो सरकार है भारत का एक संविधान है। क्या है, जो सरकार है भारत का एक संविधान है, और अर्थशास्त्र की बात करें जो भारत की आर्थिक स्थितियों के बारे में बताता है। तो ये सारी चीजें सामाजिक विज्ञान में आता है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं प्रमुख विशेषताएं सूचीबद्ध करना, बल्कि हमारा जो है सवालों के जवाब नहीं याद कराता है, और श्रृंखला के माध्यम से और परिभाषाओं के माध्यम से सीखना नहीं होता है। ऑप्शन हमारा जो राइट है दोस्तों बी हमारा राइट है। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त आंसर आपका सही कर रहे हैं, बस ऐसे ही करना है। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर कृष्ण कुमार, ऑप्शन बी प्रोफेसर अरविंद कुमार, ऑप्शन सी प्रोफेसर गोविंद दास, ऑप्शन डी प्रोफेसर यशपाल। बताइए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों बता दें, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की स्थापना किसने की थी, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में की गई थी। क्या की गई थी, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता। मतलब जो बात हो रही है संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो है प्रोफेसर यशपाल। कौन है, प्रोफेसर यशपाल। ऑप्शन जो हमारा राइट है दोस्तों डी हमारा राइट होगा। आगे चलें, क्लियर है, संचालन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल। आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जाती है। ऑप्शन ए अभिभावक से, ऑप्शन बी समाज सुधारक से, ऑप्शन सी माली से, ऑप्शन डी राष्ट्र नायक से। बताइए अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जाती है, किससे दी जाती है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अध्यापक की जो उपमा है अभिभावक से तो दी नहीं जाएगी, और बात बताऊं राष्ट्रीय नायक से भी नहीं दी जाएगी। तो अब बताइए समाज सुधारक होगा कि माली होगा, ये चीज़ बताइए।
देखिए एक चीज़ आपने देखा होगा, माली क्या करता है, माली जो है आपने देखा होगा पौधों की कितनी देखभाल करता है, पानी देना, सारी चीज़ें करना, है ना। और फिर पौधा क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसमें फूल निकलते हैं, और क्या होता है, फल आते हैं, और क्या है, एक खूबसूरत बगीचा बनता है, एक खूबसूरत बगीचा तैयार होता है। तो माली क्या कर रहा है, देखिए बगीचा उसने तैयार कर दिया। तो उसी तरह समझिए अध्यापक जो है एक बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से विकास करता है, उसको डेवलप करता है, उसको सारी चीज़ें सिखाता है। तो यही चीज़ बताई गई है कि अध्यापक की जो सर्वाधिक उपयुक्त उपमा है वो है दोस्तों माली से। समझ गए, उदाहरण दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा दोस्तों। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है। ऑप्शन ए सभ्यता और प्रगति, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी विज्ञान और तकनीक। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लिंक को शेयर करिए, अपने दोस्तों को इधर बुला के लाइए और बताइए कि क्लास इंपॉर्टेंट चल रही है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर शेयर करिए। हर दोस्त के 2-3 दोस्त होते हैं, जब घूमने जाते हैं तो सारे दोस्त जो है ना एक दूसरे के साथ शॉपिंग करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन कह दिया जाता है कि आप लोग शेयर करिए, तब आप लोग शेयर नहीं करते हो ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप देखिए, इसको समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात करें एनसीएफ 2005 जो है का उद्धरण जो है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है। किसके निबंध से हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सभ्यता व प्रगति ये किसका निबंध है, तो आप क्या बताएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। इस तरह से क्वेश्चन एक बार आया था, सभ्यता व प्रगति निबंध किसका है, तो उसमें जो ऑप्शन था रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। जो 2005 का उद्धरण है वो है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति। ए ऑप्शन हमारा राइट है। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त आंसर, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। ऑप्शन ए पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, ऑप्शन बी अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, ऑप्शन सी स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, ऑप्शन डी ऐसी अभिवाही पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। बताइए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत के विषय में क्या सत्य है। अगर बात करें दोस्तों सिद्धांत में कहा गया है ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ा जाए, दूसरा है शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, और शिक्षा को केवल पुस्तकों तक ना रहने दे, इसको किससे जोड़ें, समाज से जोड़ें, और परीक्षा प्रणाली को लचीली बना जाए जिसमें कक्षा जो है गतिविधि से जुड़े, और बात करें राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है एनसीएफ सिद्धांत के में बताई गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, भैया इसको नहीं भाई बाहर जीवन से भी जोड़ना चाहिए। तो ये तो हो गया रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा जो सही है ऑप्शन स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, तो ये सिद्धांत में दिया गया है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट है दोस्तों सी राइट है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक है। ऑप्शन ए ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लिंक को शेयर करिए। हर दोस्त के इतने सारे दोस्त होते हैं, कहीं घूमने जाना होता है, पार्टी करना होता है तो बहुत सारे दोस्त जाते हैं, तब इनवाइट करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि रोज डेली आप लोग क्लास में लेके आइए, क्योंकि ज़्यादा जब लोग होते हैं ना तो ये चीज़ हमें मोटिवेट मिलता है, क्योंकि जो मेहनत होती है अगर सब लोगों पर फ़ायदा हो रही है तो ये सबसे बढ़िया बात होती है। तो इसलिए दोस्तों लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करा करें। देखिए बात करेंगे दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार जो सीखना है वो तो अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है नहीं, बाधा डालने की तो है नहीं, और ना ही ये विकास को प्रभावित करती है। बात करें दोस्तों ज्ञान के निर्माण, भाई क्या है, नॉलेज को जो है बढ़ाती है।
मॉलेज क्या करती है, हमें जो है सीखना क्या है, ज्ञान का निर्माण ही तो कर रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। ये तो सरल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बीच में एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आंसर आप लोग जो है सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो ऐसे ही आंसर करना है, बिल्कुल सही करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, सभी बच्चे को सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन बी, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। ऑप्शन डी, स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। बताइए इसके अनुसार सत्य नहीं है, ये बताना है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बात करें दोस्तों, सभी बच्चों को सीखने की क्षमता होती है, भाई सभी बच्चे सीखते हैं, ये तो बिल्कुल सही हो गया। और सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही है, सभी प्रेरित होते हैं। और बच्चा क्या करता है, स्कूल में भी सीखता है और बाहरी वातावरण से भी सीखता है, ये भी सही है। लेकिन बात करें दोस्तों, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से नहीं सीखते हैं, अलग अलग से सीखते हैं। कोई बच्चा, हर बच्चा ये थोड़ी ना होता है एक ही तरह एक ही स्तर पर सीख रहा हो, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन हमारा जो है राइट होगा। ये जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार सत्य नहीं है, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ऑप्शन ए, सामूहिक निर्णय। ऑप्शन बी, एकल निर्णय। ऑप्शन सी, स्वनिर्णय। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जब विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध का मतलब विभिन्न, बहुत टाइप से दृष्टिकोण के माध्यम से लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जब विविध दृष्टिकोण की जब बात करता है दोस्तों, तो हमारा खुद का निर्णय नहीं होता है, खुद की निर्णय को प्रक्रिया को सरल नहीं बनाता है। जब तक कि सामूहिक निर्णय, जब तक कि समूह ना हो, तो ये चीज़ आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट होगा, सामूहिक निर्णय। जब विविध दृष्टिकोण माध्यम से करें, जब विभिन्न टाइप से बात करें, तो भैया जब आप सरल बनाएंगे, जो प्रक्रिया होगी वो होगी हमारी सामूहिक निर्णय। तो ऑप्शन हमारा ए राइट है। बहुत बढ़िया, आंसर आप लोग सही कर रहे हैं और ये चीज़ हमें मोटिवेट करता है, आपके आंसर भी। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आता हूँ। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे के आकलन का सही तरीका है। ऑप्शन ए, वार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन बी, दैनिक गतिविधियां। ऑप्शन सी, अर्धवार्षिक परीक्षा। ऑप्शन डी, साप्ताहिक परीक्षाएं। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए हम कुछ मदद कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी आप ये मदद करिए कि आप अपने दोस्तों को शेयर करिए लिंक और यहाँ लेके आइए। बात करेंगे दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बच्चों का जो आकलन है वो है दोस्तों दैनिक गतिविधि, मतलब डेली मूल्यांकन होना चाहिए। कितना बच्चा सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही, तो आप डेली मूल्यांकन बच्चे का करेंगे। बल्कि आप वार्षिक परीक्षाओं की बात करेंगे या फिर अर्धवार्षिक या साप्ताहिक नहीं करेंगे, भाई डेली आपका जो है गतिविधि होना चाहिए, डेली जो है मूल्यांकन होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है बी हमारा राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। ऑप्शन ए, लर्निंग विद डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन बी, लर्निंग विदाउट बर्डन। ऑप्शन सी, लर्निंग एट बर्डन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताइए एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे दोस्तों। 2005 का जो सूत्र है दोस्तों वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसको हम लोग कहते हैं बिना भार के अधिगम। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम, यही सूत्र है एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र। ऑप्शन बी हमारा राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आंसर आपका सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आता हूँ। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में हो रहा है और ये मत किस आयोग का है। ऑप्शन ए, मुदालियर आयोग। ऑप्शन बी, सैंडलर आयोग। ऑप्शन सी,
डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन डी कोठारी शिक्षा आयोग। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। भारत का जो भविष्य उसकी कक्षाओं में हो रहा है, ये मत दोस्तों कोठारी शिक्षा आयोग का है। अब बात करें कोठारी शिक्षा आयोग क्या है। सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो ऑप्शन जो है हमारा राइट, डी हमारा राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ऑप्शन बी पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ऑप्शन डी बच्चों को चंद्रमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। अगर बात करें दोस्तों सिद्धांत में कहा गया है कि ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त कराया जाए, बिल्कुल सही है। तीसरी चीज चंद्रमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराया जाए, ये भी सही है। और बात करा है कि शिक्षा को केवल पुस्तकों तक नहीं रहना चाहिए, समाज से जोड़ना चाहिए। और बताऊं परीक्षा प्रणाली को लचीली बना जाए और कक्षा को किससे जोड़ना चाहिए, गतिविधि से जोड़ना चाहिए। और राष्ट्र के महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो ये सारी चीजें सिद्धांत में आती हैं। लेकिन बात करें दोस्तों ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये नहीं आता है। तो ऑप्शन हमारा यही राइट होगा। भैया अंग्रेजी भाषा में शिक्षा नहीं देना चाहिए। बच्चा जो सीख रहा है अपनी मातृभाषा से सीख रहा है। काय से सीख रहा है, मातृभाषा से सीख रहा है। तो ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा दोस्तों, सी राइट होगा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। ये चीज क्लियर हुई, ये सिद्धांत में नहीं है। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पर। बहुत बढ़िया, आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 2000 में। बताइए इसका सॉरी दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया। तो बता दें दोस्तों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में लागू किया गया। अब बात कर लें दोस्तों जिला प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य पूरा करना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बाहरी सहायता से चलने वाला एक कार्यक्रम है। और बता दें दोस्तों जिला प्राथमिक शिक्षा जो परियोजना है, इसमें जो व्यय आता है, जो खर्चा होता है, वो 85% केंद्र सरकार द्वारा और शेष जो बचता है 15% वो है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट है दोस्तों सॉरी बी हमारा राइट होगा 1994। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 एनसीएफ 2005 के निर्माण हेतु एक संचालन समिति का गठन किया गया और उसमें कुल सदस्यों की संख्या थी। ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 37। बताइए एनसीएफ 2005 के निर्माण हेतु एक संचालन समिति का गठन किया गया और उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। ये चीज़ हमें बताइए, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। बात करूं कुल सदस्यों की संख्या जो थी 38 थी, जिसमें 3 जो थे एनसीईआरटी के थे। किसके थे? 3 सदस्य किसके थे? 3 सदस्य एनसीईआरटी। जब एनसीईआरटी की बात आ गई तो ये भी क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और एनसीईआरटी का जो है 1961 में गठन किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली अरविंदो मार्ग। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, एनसीईआरटी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर ऋषिकेश
सेनापति। कौन है? डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो कुल सदस्य कितने थे? 38 थे। तो ऑप्शन हमारा जो राइट है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट है। बहुत सुंदर आंसर आप सभी का, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। आगे चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 पर आता हूँ। एनसीएफ 2005 के अनुसार ऑप्शन ए शिक्षक आवश्यक नहीं है, ऑप्शन बी शिक्षक की तुलना में मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकी अधिक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी मीडिया व शैक्षिक तकनीक महत्वपूर्ण है किंतु शिक्षक केंद्रीय है, ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी में सभी है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बताइए एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या सही होगा। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक आवश्यक नहीं है। भैया शिक्षक नहीं होगा तो फिर पढ़ाना क्या होगा? ये चीज़ तो आप पहले ही नेगेटिव हो गया। दूसरी बात करें, शिक्षक की तुलना में मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकी अधिक, मतलब शिक्षक की तुलना में, शिक्षक और अगर मीडिया और टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये सारे टेक्निक जो बात करूं तो शिक्षक से ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ऐसा नहीं हो भैया। शिक्षक से इम्पोर्टेंट कोई नहीं हो सकता। सारा जो नॉलेज दे रहा है वो शिक्षक ही से द्वारा मिल रहा है। बाकी टेक्नोलॉजी जो है, टेक्निक है, उससे तो आप जो है अपने ज्ञान को इंक्रीज तो कर रहे हैं, लेकिन जो मेन जो भूमिका जो निभा रहा है दोस्तों वो है शिक्षक। तो बी ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट जाएगा। तो तीसरे ऑप्शन की बात करें, मीडिया व शैक्षिक तकनीक महत्वपूर्ण। देखिए मीडिया और शैक्षिक तकनीक महत्वपूर्ण है लेकिन किंतु शिक्षक केंद्रीय है, ये बात बिल्कुल इसने सही करी। तो ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुआ, ऑप्शन सी राइट है और आपका आंसर भी बिल्कुल सही दे रहे हैं आप सभी दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, ऑप्शन बी बच्चों का संवेगात्मक विकास करना, ऑप्शन सी बच्चों में तार्किक चिंता एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, ऑप्शन डी बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। बताइए इसका एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बताइए। एनसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चों को अंकगणित में ही ज्ञान नहीं देना चाहिए, ना ही संवेगात्मक विकास कर रहा है और ना ही गणित में रुचि पैदा कर रहा है। भैया गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में तार्किक चिंता और समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। भाई बच्चे के अंदर चिंताएं और खुद के अंदर जो है समस्या का प्रॉब्लम जो है सॉल्विंग करना, ये सारी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। इसलिए जो है गणित शिक्षण का जो है एनसीएफ 2005 में है और सी ऑप्शन हमारा जो है राइट होगा, बच्चों में तार्किक चिंता एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। तो सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा, एनसीएफ 2005 को कितने भागों में बांटकर वर्णित किया जाता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। बताइए एनसीएफ 2005 को कितने भागों में बांटकर वर्णित किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्दी जल्दी आंसर करिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को और शेयर करिए। अभी कम बच्चे हैं, बस टारगेट बना लीजिए डेली का 100 के ऊपर लेके चलना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सब मिल कर है ना, 100 नहीं दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आप सब अगर मिल जाए तो 1000 के ऊपर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब सारी चीज़ें अगर मुमकिन है तो ये भी मुमकिन है दोस्तों। बताएं दोस्तों एनसीएफ 2005 को 5 भागों में बांटा गया है और 5 जो भाग हैं दोस्तों वो है परिपेक्ष, सीखने का ज्ञान, तीसरा है पाठचर्या का क्षेत्र और चौथी चीज़ है विद्यालय व कक्षा का वातावरण और 5वीं चीज़ है व्यवस्था सुधार। 5 भागों में बांटा गया है। पहला है परिपेक्ष, दूसरा है सीखने का ज्ञान, तीसरा है पाठचर्या का क्षेत्र, चौथा है विद्यालय व कक्षा का वातावरण और 5वीं है व्यवस्था सुधार। तो यही 5 भाग हैं। तो ऑप्शन हमारा जो राइट है दोस्तों बी हमारा राइट है,
ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। करिकुलम शब्द भाषा कुर्रर शब्द से बना है। किस भाषा कुर्रर शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या होता है ये बताना है। बताइए, करिकुलम शब्द क्या अंग्रेजी शब्द से बना है और उसका अर्थ खेल का मैदान है, या फिर पंजाबी है, या फिर डांस की जगह, या फिर अरबी है, या फिर पाठ्यक्रम की योजना, या फिर लैटिन है, या फिर दौड़ का मैदान। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। करिकुलम शब्द का किस भाषा कुर्रर शब्द से बना है, इसका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों, जो करिकुलम जो शब्द है ये है लैटिन भाषा शब्द कुर्रर से बना है और इसका अर्थ होता है दोस्तों दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान। जो ऑप्शन हमारा जो राइट होगा दोस्तों डी हमारा राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। बहुत बढ़िया आंसर आप सभी का दोस्तों, बहुत उम्दा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर आता हूँ। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है। ऑप्शन ए एक भाषी फार्मूला, ऑप्शन बी द्विभाषी फार्मूला, ऑप्शन सी त्रिभाषी फार्मूला, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए। एनसीएफ 2005 का जो भाषा फार्मूला है दोस्तों वो है त्रिभाषी फार्मूला। क्या है? त्रिभाषी फार्मूला है। उसमें मतलब 3 भाषाएं आएंगी दोस्तों। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं कर लीजिएगा, गलती से लग गया है, इनमें से कोई नहीं। त्रिभाषी फार्मूला में जो आएगा दोस्तों, पहला जो है इसमें आती है हिंदी, सेकंड में आता है अंग्रेजी जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है, और तृतीय जो आती है आपकी स्थानीय भाषा जो कि पंजाबी, संस्कृत, तमिल, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो त्रिभाषी फार्मूला है। क्या है? त्रिभाषी फार्मूला है। ऑप्शन हमारा जो राइट होगा दोस्तों सी है, और डी में इनमें से कोई नहीं कर लीजिएगा। तो सारी फार्मूला हो गई, त्रिभाषी फार्मूला हो गया। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा बिना बोझ के अर्थ है। ऑप्शन ए विभिन्न पाठ्य पुस्तक की स्थान पर एक मोटी द्वारा शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है बिना किसी पाठ्य सामग्री की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है सभी विद्यार्थियों को केवल एक पुस्तक से पढ़ाना। ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक की बोझ को कम करना। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। शिक्षा बिना बोझ का अर्थ क्या है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बताइए। देखिए, शिक्षा बिना बोझ का जो अर्थ है वो है पाठ्यचर्या की बोझ को कम करना। जो पाठ्यचर्या है इसके बोझ को कम करना, बल्कि आपका जो है एक मोटी द्वारा शिक्षा व्यवस्था ये नहीं होगा, और ना ही आपको पाठ्य सामग्री की शिक्षा। भाई बच्चा जो है ना बोझ को कम करे, क्योंकि बैग आपने भर दिया ज़्यादा विषय, ये सारी चीज़ें नहीं होता। पाठ्यचर्या की बोझ को कम करना, ये सारी चीज़ें होंगी। इसका जो है अर्थ होता है शिक्षा बिना बोझ का अर्थ में पाठ्यचर्या की बोझ को कम करना। तो डी ऑप्शन हमारा जो है सॉरी दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा। पाठ्यचर्या संपूर्ण शिक्षा क्रम का परिदृश्य है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल शर्मा, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी फ्रोबेल, ऑप्शन डी जॉन डीवी। पाठ्यचर्या संपूर्ण शिक्षा क्रम का परिदृश्य है, ये कथन किसका है, ये बताना है आपको दोस्तों। ये कथन जो है दोस्तों फ्रोबेल का है। किसका है? फ्रोबेल। और फ्रोबेल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। तो ये भी चीज़ आता है फ्रोबेल में। तो ऑप्शन जो राइट होगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट है, फ्रोबेल। बहुत बढ़िया आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं, बहुत उम्दा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये रहा। पाठ्यचर्या का प्रकार नहीं है एनसीएफ 2005 के अनुसार। बताइए। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या हो, ऑप्शन बी छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या हो, ऑप्शन सी अनुभव आधारित पाठ्यचर्या हो, ऑप्शन डी क्रियात्मक पाठ्यचर्या। बताइए।
पाठचर्या का प्रकार नहीं है, ये पूछा है एनसीएफ 2005 के अनुसार। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है दोस्तों, उन्होंने कहा है शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो बात यहाँ पर आप देख रहे हैं शिक्षा केंद्रित पाठचर्या, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा केंद्रित पाठचर्या हो, ये नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा दोस्तों, ए राइट होगा। और ये जो है एनसीएफ के महत्वपूर्ण बिंदु में दिए गए हैं, जिसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए, चंद्रमुखी विकास हो, शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए, बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आते हैं इनके एनसीएफ के इम्पोर्टेंट पॉइंट में। और यहाँ पर जो राइट है शिक्षक केंद्रित पाठचर्या हो, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 के ढांचे के मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना। ऑप्शन बी, अधिगम को रटना विधि से सुविधाजनक बनाना चाहिए। ऑप्शन सी, स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए सिद्धांत में क्या नहीं है, ये चीज आपको बताना है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों सिद्धांत में। सिद्धांत में आपको बताया गया है कि स्कूल को जो है डिपेंड नहीं होना चाहिए, बाहर जीवन से भी जोड़ना चाहिए बच्चे को। और बात करेंगे दोस्तों परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एक मतलब गतिविधि से जोड़ना चाहिए। और बात करेंगे दोस्तों अधिगम को रटना विधि से सुविधाजनक। भैया रटने पर तो उन्होंने जो है ना मना किया है ना, रटने पर क्या लगाया है, रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, प्रतिबंध लगा हुआ है रटन प्रणाली पर। तो ये तो बता रहा है कि रटना विधि से सुविधाजनक बनाना चाहिए। तो ऑप्शन यहीं से समझ गए, जो सिद्धांत में नहीं है दोस्तों वो है बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, अधिगम को रटना विधि से सुविधाजनक बनाना चाहिए। तो बी ऑप्शन राइट है। ये चीज़ क्लियर हुई दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा, मई 1988 में किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ऑप्शन बी, सूचना के अधिकार। ऑप्शन सी, मूल कर्तव्यों में परिवर्तन। ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बात कर रहे हैं दोस्तों, तब तक आप लोग आंसर करिए, कैबिनेट मिशन क्या है। कैबिनेट मिशन जो है दोस्तों 16 मई 1947 16 मई 1947 में भारतीय नेताओं ने मिलकर इसको तैयार किया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज लाना, मतलब भारत के लिए एक नया संविधान, अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। और ये आता है कैबिनेट मिशन में। अब बात करें दोस्तों सूचना के अधिकार, तो सूचना का जो अधिकार है ये है, इसका जो गठन हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में। कब किया गया था, एक मिनट रुकिए। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 में किया गया था। और सूचना का अधिकार का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना पाने का अधिकार। जो सूचना पाने का अधिकार होता है कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। तो ये चीज़ है बी में। तो ऑप्शन ए की बात करें, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसको भी क्लियर कर देता हूँ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो स्थापना की गई थी 5 मई 1988 को। कब की गई थी? 5 मई 1988 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। किसने की थी? राजीव गांधी ने की गई थी। और इसका लक्ष्य जो है दोस्तों 15 से 35 आयु वर्ग के सदस्यों को साक्षरता द्वारा शिक्षित करना। तो ये ऑप्शन जो है राइट होगा दोस्तों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो मई 1988 में किसकी स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, और वो है डेट 5 मई। क्लियर हुआ? ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। साक्षरता मिशन 1988, कैबिनेट मिशन 1947 और सूचना का अधिकार ये है 2005। ये याद रखिएगा, इतनी चीज़ आपको क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं दोस्तों। थोड़ा सा समय जरूर लग जाता है, लेकिन दोस्तों क्लियर करना भी ज़रूरी है। थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन ज़्यादा मैं उससे बेटर आपको आज शायद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। SIQE
का पूरा नाम बताना है, क्या है? ऑप्शन ए स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ऑप्शन बी स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ऑप्शन सी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ऑप्शन डी स्टेट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? SIQE का जो फुल फॉर्म है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, मतलब ऑप्शन ए राइट है। अब बात कर लें SIQE है क्या। ये एक राज्य सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में समय के साथ आ रहे नए विचार और बदलाव को क्रियान्वित करना, ताकि कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा सके। तो ये चीज़ हुई क्लियर। SIQE का जो पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, मतलब ऑप्शन ए राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने ये रहा। NCF 2005 के निर्देशक कौन हैं? ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जॉन डीवी, ऑप्शन डी प्रोफेसर कृष्ण कुमार। बताइए NCF 2005 के निर्देशक कौन हैं? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा 1-2 दिन से जो है थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है फिलहाल, तभी पढ़ाते हैं। NCF 2005 के निर्देशक जो हैं दोस्तों वो हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों प्रोफेसर कृष्ण कुमार। अगर बात करें दोस्तों प्रोफेसर यशपाल जी, तो ये हैं दोस्तों अध्यक्ष। कौन है? ये हैं अध्यक्ष। और रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका तो निबंध यहाँ से लिया गया है, उद्धरण किया गया है, सभ्यता और प्रगति। अब बात करें दोस्तों, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। प्रोफेसर कृष्ण कुमार हो गए निर्देशक। अब बात करेंगे NCF 2005 का निर्माण, तो NCERT द्वारा। और बात करेंगे NCF 2005 के अध्यक्ष, वो हैं यशपाल जी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। और बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन होते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को दोस्तों शेयर कर दिया करिए। और डेली का जो है लक्ष्य ये रखिए कि 100-200 के ऊपर लेके चलना है। अगर आप चाहें दोस्तों तो 100-200 भी कुछ नहीं है, 1000-2000 हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ करें, अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, तो दोस्तों ये चीज़ आप लक्ष्य को पूरा करिए। जैसे मेरा लक्ष्य है आपको कामयाब करना, आपको सक्सेस दिलाना, उसी तरह आपका भी लक्ष्य बनता है। तो घर पे रहिए दोस्तों, सेफ रहिए, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।